भारत एक ऐसी धरती जहां जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ देखिए तो दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां हैं और दूसरी तरफ तपते रेगिस्तान और एकदम घने जंगल। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस अनोखे और इतने विविध भूगोल ने सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि यहाँ के 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत को कैसे गढ़ा है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस राज को समझते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे आज के सफर का एक तरह से रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे भारत के विशाल आकार को समझने से, फिर उत्तर में हिमालय के ताज तक पहुंचेंगे। उसके बाद देश के उपजाऊ मैदानी दिल को खंगालेंगे, इसकी जीवन देने वाली नदियों और मॉनसून की नब्ज को पकड़ेंगे और आखिर में इसके किनारों पर पहुंचकर देखेंगे कि भविष्य कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आइए इस पैमाने को, इसकी स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक उपमहाद्वीप की बात कर रहे होते हैं। ये अपने आप में एक दुनिया है। चलिए कुछ आंकड़ों से इसे समझते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। मतलब दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी जगह। और फिर भी कमाल देखिए, इसी छोटे से 2.4% हिस्से में दुनिया की 17% आबादी रहती है। जरा सोचिए इस घनत्व के बारे में, यहाँ के संसाधनों पर कितना दबाव होगा और इस जगह में कितनी जबरदस्त मानवीय विविधता बसती होगी। अब इसकी जमीनी सरहदों को देखें तो वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि भारत कई देशों के साथ अपना पड़ोस, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और हाँ, कभी-कभी तनाव भी साझा करता है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही पेचीदा सीमा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ एक छोटी लेकिन बेहद अहम पट्टी। ये विशालता इसके आकार में भी दिखती है। अगर हम एक सीधी रेखा में चलें तो उत्तर में बर्फीले कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी के गर्म छोर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा, बजाय इसके कि हम इसे पूरब से पश्चिम की ओर पार करें। और इस विशाल भूमि के सिर पर समझिए एक जबरदस्त कुदरती दीवार का ताज रखा है। तो चलिए अपनी यात्रा उत्तर से शुरू करते हैं, जहां राजसी हिमालय खड़ा है। हिमालय कोई पुराने घिसे पिटे पहाड़ नहीं है, बल्कि भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से देखें तो ये एकदम युवा पहाड़ है। ये आज भी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से आसमान की ओर उठ रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल चोटियां मौजूद हैं। हिमालय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक अकेली दीवार नहीं है, बल्कि एक के पीछे एक खड़ी 4 समानांतर पर्वतमालाएं हैं, जैसे समंदर की विशाल लहरें जम गई हों। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, एक ऊंचा और सूखा इलाका। फिर आता है महान हिमालय या हिमाद्री, जहां एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। थोड़ा और दक्षिण में है लघु हिमालय या हिमाचल, जो अपनी हरी भरी घाटियों और हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। और आखिर में आती हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो सबसे नई हैं और धीरे धीरे मैदानों में मिल जाती हैं। हर परत का अपना अलग मौसम है और जीवन का अपना अलग तरीका। तो चलिए अब इन पहाड़ों को पीछे छोड़ते हैं और देश के दिल में उतरते हैं। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग भूवैज्ञानिक दुनिया मिलती हैं। एक तरफ है उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ प्राचीन पठार। देखिए, ये अंतर भारत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर में है मैदान, जो हिमालय से आने वाली नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। ये देश के अन्न भंडार हैं। और दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, जो पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। ये उपजाऊ मिट्टी में नहीं, बल्कि उन खनिजों से मालामाल हैं जो भारत के उद्योगों को चलाते हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये अपने आप में एक पहेली की तरह है। इसमें अरावली जैसी अविश्वसनीय रूप से पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ज्वालामुखी लावा से बना विशाल दक्कन का पठार है और छोटा नागपुर जैसे इलाके भी हैं, जिन्हें उनकी जबरदस्त संपदा के कारण भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है। लेकिन भारत के भूगोल को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पानी ने भी गढ़ा है। इसकी पूरी लय 2 जीवन देने वाली ताकतों से तय होती है। पहली है इसकी ताकतवर नदियां और दूसरी मानसून की सालाना धड़कन। यहां भी हमें 2 बिल्कुल अलग तरह की नदियां देखने को मिलती हैं। एक तो है हिमालय की नदियां, जैसे गंगा, जो ग्लेशियरों से निकलती हैं और कभी नहीं सूखती। ये 12मासी हैं, मतलब साल भर बहती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीप की नदियां, जो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं।
उनका बहाव या तो तबाही ला सकता है या फिर पानी की एक पतली सी धारा बनकर रह जाता है। और यही अंतर खेती से लेकर शहरों के बसने तक सब कुछ तय करता है। और बारिश की बात चली है तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि दक्षिण में तमिलनाडु जैसी जगहों पर सर्दियों के मौसम में बारिश क्यों होती है जबकि देश का बाकी हिस्सा उस वक्त सूखा होता है। इसका जवाब है लौटता हुआ मॉनसून। होता यह है कि गर्मियों में उत्तर भारत में अपनी नमी बरसाने के बाद हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं और समुद्र की ओर लौटते समय वे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, फिर से नमी से चार्ज हो जाती हैं और इसे दक्षिण पूर्वी तट पर बरसा देती हैं। तो इस तरह से एक दूसरा मॉनसून, एक शीतकालीन मॉनसून आता है। तो हमने भारत के दिल को समझ लिया। अब चलिए इसके किनारों की, इसकी परिधि की यात्रा करते हैं जो इसके अंदरूनी हिस्सों की तरह ही विविध हैं। यहाँ हैं विशाल तट, दूर दराज के द्वीप और शुष्क रेगिस्तान। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे समुद्र तट के साथ भारत का समुद्र से रिश्ता बहुत गहरा है। और ये तटरेखा भी बहुत अलग अलग है। जरा गुजरात को देखिए, जिसकी लंबी कटी-फटी तटरेखा व्यापारिक बंदरगाहों से भरी हुई है, और दूसरी तरफ गोवा है, जिसकी तटीय पट्टी छोटी है लेकिन दुनिया भर में मशहूर है। तट से दूर भी भारत का भूगोल खत्म नहीं होता। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में पानी के नीचे डूबी एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। और अरब सागर में है लक्षद्वीप, एक पूरी तरह से अलग दुनिया जो मूंगे की चट्टानों से बनी है। और इस पूरी विविधता को पूरा करने के लिए पश्चिम में हमें मिलता है महान भारतीय मरुस्थल यानी थार, एक शानदार और चरम परिदृश्य जिसे पानी ने नहीं बल्कि पानी की कमी और हवा की ताकत ने तराशा है। आखिर में आइए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये सभी भौगोलिक विशेषताएं सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, इन्होंने भारत की नियति को आकार दिया है और आज भी दे रही हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि भूगोल वो मंच है जिस पर मानव इतिहास का नाटक खेला जाता है, और ये बात भारत के मामले में शायद सबसे ज्यादा सच साबित होती है। सोच कर देखिए, उपजाऊ मैदान ये तय करते हैं कि ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं। लंबी तटरेखा इसके व्यापार को गति देती है। हिमालय इसकी रक्षा भी करता है और इसे पानी भी देता है। पठार इसके उद्योगों का पेट भरता है। और मॉनसून वो तो करोड़ों लोगों के जीवन की लय तय करता है। आधुनिक भारत का हर पहलू अपने भूगोल में गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ हम 21वीं सदी के एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जलवायु परिवर्तन मानसून और ग्लेशियरों को प्रभावित कर रहा है, और बढ़ती आबादी का दबाव तो है ही। ऐसे में ये विशाल और विविध भूगोल एक लगातार बदलती दुनिया में भारत के अवसरों और चुनौतियों को आगे कैसे आकार देता रहेगा। मंच तो तैयार है, लेकिन नाटक अभी भी लिखा जा रहा है।